हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष सैनी। तो आज जो हमारे यहाँ पर सेशन होगा वो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर होने वाला है। आज हम बात करेंगे यहाँ पर उत्तराखंड बजट 2025 और 26 के बारे में बात करने वाले हैं। बिल्कुल ही ऑथेंटिक डाटा आपके सामने लेकर आए हैं जो सरकार ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है, तो उसी को एनालिसिस हम यहाँ पर करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो अभ्यास एकेडमी के नाम से ही है। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप वहाँ से भी हमको ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ बेसिक चीज़ें हैं बजट में जाने से पहले जो आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ, जो बजट शब्द है उसका संविधान में कहीं भी वर्णन नहीं किया गया है। वो केवल और केवल आर्टिकल 212 में जो वर्णन है बजट के लिए, वो वित्तीय आर्थिक सर्वेक्षण का यहाँ पर नाम रखा गया है। तो आर्टिकल 112 जो है वो संबंधित है यहाँ पर हमारे बजट या वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है। इसको बनाने का जो जिम्मा होता है वो वित्त मंत्रालय का एक विभाग होता है, यहाँ पर आर्थिक मामलों का विभाग, ठीक है। ये पूरी जिम्मेदारी लेता है यहाँ पर इसको बनाने के लिए, ठीक है। बजट को बनाने के लिए पूरी जिम्मेदारी जो है वो वित्त मंत्रालय का एक विभाग होता है, आर्थिक मामलों का विभाग, वो यहाँ पर जिम्मा लेता है बजट का निर्माण करने के लिए। तो 3-4 जो फैक्ट हैं वो आपको यहाँ पर मालूम होने चाहिए। फिर हम बात कर लेते हैं कि उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में सबसे पहला बजट, ठीक है, उत्तराखंड में सबसे पहला जो बजट था वो किसने पेश किया था? तो ये किया था यहाँ पर 3 मई। एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। 3 मई 2001 को जो है वो पेश किया था वित्त मंत्री रमेश पोखरियाल जी ने, ठीक है। एग्ज़ाम के लिए प्रश्न बचता है जिसको हम रमेश पोखरियाल निशंक भी जो है वो कहते हैं, ठीक है। ये हो गया एक फैक्ट। और दूसरा फैक्ट यहाँ पर हो जाता है कि ऐसी जो सरकार जो यहाँ पर निर्वाचित थी, निर्वाचित सरकार के द्वारा जो पेश किया गया बजट था वो किया था 2002 और 2003 में पेश किया था यहाँ पर नारायण दत्त तिवारी जी ने, ठीक है, जो उस समय जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी थे। तो ये आपके लिए 2-3 फैक्ट जो हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाते हैं, ठीक है। जानेंगे कि क्या क्या महत्वपूर्ण यहाँ पर आपके लिए बजट में हो सकता है, किस किस तरीके से जो है वो प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं बजट में, तो बजट में अगर हम बात करते हैं 3 साल के आंकड़ों का जो है यहाँ पर विवरण पूरा दिया जाता है, ठीक है। एक तो यहाँ पर जो साल जो बीत गया है यानी पिछले साल के आंकड़े इसमें होंगे, ठीक है। और एक होगा हमारे पास जो चालू साल है, ठीक है, जो चालू वित्तीय वर्ष है उसके आंकड़े होंगे। और जो तीसरा जो हमारे पास मिलेगा कि अगले साल के वित्तीय वर्ष में क्या क्या अनुमान जो है वो सरकार ने लगाया था। जैसे इस बार जो बजट आया है वो आप देखोगे कि 2025 और 26 का है, ठीक है। यानी इतना जो पैसा है वो सरकार जो है वो खर्च करने वाली है अपनी व्यवस्थाओं को बनाने के लिए, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट था, आप लोगों को इसके बारे में डिस्कस किया। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर शेयर करें। तो प्रमुख बिंदु के बारे में बात करते हैं बजट की जो यहाँ संबंधित है, ठीक है। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि उत्तराखंड का जो बजट है वो 1 लाख के पार हुआ है, 1 लाख करोड़ के पार जो है ये हुआ है। और 2025-26 की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है वो 13.38% के सापेक्ष जो है वो अधिक बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट आप लोगों के लिए यहाँ पर है कि पिछले साल की अपेक्षा इस साल कितनी बढ़ोतरी जो है इस साल जो है बजट में वो की गई है, ठीक है। तो ये आपको याद करना है कि 13.38 बजट प्रतिशत की वृद्धि जो है यहाँ पर की गई है। और पहली बार जो है वो 1 लाख करोड़ के पार यहाँ पर जो है वो बजट यहाँ पर हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आप लोगों के लिए यहाँ पर ये है। बात कर लेते हैं कि सरकार का व्यय
और प्राप्तियां यहाँ पर वो किस तरीके से हुई हैं। और देखो सरकार का जो व्यय है वो उसको 3 भागों में डिवाइड करती है, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय और पूंजीगत परिव्यय। ठीक है, जिससे जो आपको मेले देखने को मिलते हैं वो हमें 2 मिलते हैं, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। ठीक है, इनमें ही जो है वो यहाँ पर हम देखने को मिलते हैं। राजस्व व्यय में यहाँ पर ये है कि सरकार ने ऐसा व्यय, जैसे अगर मैं बात करता हूँ सब्सिडी के लिए कितना पैसा खर्च किया है तो वो आपका जाया जाएगा कहाँ पर, राजस्व व्यय में। और पूंजीगत व्यय का मतलब यहाँ पर ये है कि सरकार ने आगे होने वाली कमाई के लिए यहाँ पर कितना व्यय किया है, चाहे तो उसने कोई, सरकार ने कोई नया प्लांट लगाया हो, ठीक है, तो जो उसका जो व्यय है वो आपका पूंजीगत व्यय में हमें देखने को मिलेगा। यानी आगे आने वाले समय में यहाँ से जो है सरकार को इनकम जो है वो होने वाली है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर पूंजीगत व्यय। ठीक है, ये जो है वो आंकड़े इतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय क्या है। ठीक है, ऐसी बात कर लेते हैं कि कुल प्राप्तियां, तो कुल प्राप्तियां जो हैं वो रही हैं राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां। ये पूंजीगत प्राप्तियां वही हैं जो हमें यहाँ पर जो है पूंजीगत व्यय करने से जो है वो यहाँ पर मिली है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर ये है कि बजट में इस बार जो है वो नमो बजट जो है वो रखा गया है। 2 बजटों के बारे में बात किया गया है, नमो बजट और जो है आपका ज्ञान बजट। तो दोनों ही वर्ड आपके लिए यहाँ पर क्या है, ये महत्वपूर्ण यहाँ पर होने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, बात करेंगे नमो बजट का यहाँ पर क्या जो मतलब है वो यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये चीज़ें यहाँ पर आपके लिए होती हैं। बात करते हैं जो हमारे पास यहाँ पर नमो है। ठीक है, ये हो गया आपका नमो, तो ये जो पहला वर्ड है उससे होगा यहाँ पर क्या, नवाचार। ठीक है, एन से हो गया यहाँ पर नवाचार और ए से यहाँ पर हो जाएगा आत्मनिर्भर, यानी आत्मनिर्भर उत्तराखंड का यहाँ पर जो है संकल्प जो है वो इस बजट में यहाँ पर रखा गया है। फिर हम बात करेंगे महान विरासत, M4 यहाँ पर हो गया क्या, महान विरासत, और O4 हो गया यहाँ पर ओजस्वी मानव संसाधन। ठीक है, यानी जो 4 फोकस एरिया यहाँ पर रखा है वो हमारे नमो बजट में यहाँ पर रखा गया है। तो यहाँ से जो है वो आपसे प्रश्न बनने की संभावना यहाँ पर जाती है कि जो नमो बजट है वहाँ पर किन किन शब्दों का प्रयोग किया गया है। 4 शब्द हैं, इनके अलावा एक शब्द और डाल देगा ऑप्शन में, तो वो आपका जो है वो राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर कि नमो बजट में जो है किस किस तरह का नवाचार यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। नवाचार की बात करते हैं तो सबसे पहला जो हमारे पास है यहाँ पर कि यहाँ पर पेपरलेस रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, बायोमेट्रिक आधारित आधार प्रमाणीकरण किया जाएगा, इलेक्ट्रिक वाहन ई चार्जिंग जो स्टेशन है वो बनाए जाएंगे, और मोबाइल फॉरेंसिक वैन और ड्रोन सेल जो है वो बनाने की जिम्मेदारी इस पूरे नवाचार में यहाँ पर रखी गई है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर स्मार्ट मीटर है, फायर ड्राइटेंट मशीन है, ऊर्जा दक्ष पंप है, इनोवेटिव प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट तकनीकी है, स्प्लिंग प्रणाली है, विज्ञान चेतना केंद्र है। ठीक है, साइंस सेंटर है, साइंस सिटी है, और लैब ऑन व्हीकल्स ऑन स्मार्ट क्लासेस भी यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, बात कर लेते हैं आत्मनिर्भर की बात करते हैं तो ये 4 5 7 सेक्टर पूरे यहाँ पर हमारे पास रखे गए हैं नमो आत्मनिर्भर उत्तराखंड में। ठीक है, बात करेंगे पहला जो हमारे पास है वो कृषि है। कृषि में जो है वो उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाने के बारे में बात की गई है। उद्योग जो है वो हमारा 2 सेक्टर है। फिर जो सेक्टर है हमारा वो यहाँ पर ऊर्जा है, अवसंरचना है, संयोजकता है, पर्यटन है और आयुष है। तो ये 7 सेक्टर रखे गए हैं और इनको नाम दिया गया है यहाँ पर कि ये जो है वो सप्तऋषि है। ठीक है, सप्तऋषि है, समृद्ध सशक्त और विकसित उत्तराखंड के क्या है, ये आधार है। ठीक है, यहाँ से अगर प्रश्न बन सकता है तो प्रश्न सकता है कि जो सप्तऋषि का जो संबंध है वो यहाँ पर किस ऐसे सेक्टर से नहीं है। ठीक है, तो इनमें 7 में से जो है वो एक अलग वर्ड यहाँ पर डाल देंगे तो वो जो है आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो ये भी आपको याद करना है कि सप्तऋषि जो है यहाँ पर वो संबंध किससे है। नेक्स्ट बात करेंगे नमो बजट के अंदर जो महान विरासत है वो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ताकि जो महान विरासत से ही क्या है हमारा जो पर्यटन क्षेत्र है वो भी यहाँ पर क्या है वो जुड़ा हुआ है। ठीक है, बात करेंगे जो शीतकालीन यात्रा है वो संबंधित है महान विरासत से,
आदि कैलाश और ओम पर्वत, ठीक है, दर्शन हेतु जो है सुगमता रखी गई है। ओम पर्वत पिछले काफ़ी दिनों से चर्चा में रहा था, क्योंकि यहाँ की जो बर्फ़ थी वो यहाँ पर पिघल गई थी। हरिद्वार और ऋषिकेश का पुनर्विकास यहाँ पर करना है। शारदा रिवर फ्रंट का यहाँ पर विकास करना है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ थी हमारे लिए महान विरासत में। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर ओजस्वी मानव संसाधन, यानी जो ह्यूमन एक तरीके संसाधन है उसका सही तरीके से यूटिलाइजेशन करना है और उसको जो है यहाँ पर प्रशिक्षण देना है, ताकि वो एक रोजगार में जो है वो सहयोगी हो सके। बात करेंगे पोषण से लेकर शिक्षण, प्रशिक्षण, उद्यम, रोजगार सृजन, विपणन सभी बिंदुओं को समेटते हुए एक होलिस्टिक अप्रोच यहाँ पर रखी गई है, जिसमें उद्यमिता को प्रोत्साहन देना, स्टार्टअप्स प्रोत्साहन और रिकॉर्ड पारदर्शी नियुक्तियाँ, नॉलेज इकोनॉमी, डिजिटल दक्षता, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसका आने वाला आगे युग है, तो उन सब के लिए जो है एक अच्छा खासा बजट जो है वो यहाँ पर रखा गया है। ऐसी बात करते हैं छात्र वृत्तियाँ, शैक्षणिक भ्रमण, खेल सुविधाओं का विकास, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन और कृषकों को प्रोत्साहन, ये सब चीज़ें जो है इस बार बजट में यहाँ पर शामिल की गई है। अब हम बात करेंगे कि रुपया सबसे अधिक जो आता है वो किस सेक्टर से हमें देखने को मिलता है। बिल्कुल ऑथेंटिक बात है और जो सरकार के जो आंकड़े हैं उन्हीं के ऊपर ही हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पर कि जो हमारे पास यहाँ पर स्वयं का कर राजस्व है, ठीक है, स्वयं का कर राजस्व है, तो जो उसकी संख्या है तो वो हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर 29.38% जो है वो स्वयं का कर राजस्व है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं जैसे हमारे पास केंद्रीय करों से राजस्व, ठीक है, वो कितना है 19.49, ठीक है। यहाँ से जो है प्रश्न बन सकता है इनको क्रम से लगाने के लिए, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर याद होना चाहिए कि क्रम से यहाँ पर क्या संख्या यहाँ पर बनती है, ठीक है। केंद्रीय करों से जो हमारा मतलब है, जैसे आप जीएसटी जो है वो फिल करते हैं तो जो इसमें तो दो हिस्से बनते हैं, एक बनता है हमारे पास एसजीएसटी, ठीक है, जिनमें स्टेट का जो है वो हिस्सा होता है, तो वो केंद्रीय करों से जो कर राजस्व है वो हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर करेत्तर राजस्व, तो वो कितना है यहाँ पर 5.38 है, ठीक है, 5.38 है। और केंद्रीय सरकार से सहायता अनुदान, तो उसकी संख्या भी जो है वो काफ़ी बड़ी है, ठीक है। सबसे पहले नंबर पर बात करता हूँ, तो पहले नंबर पर हमारा कि स्वयं का कर राजस्व है और दूसरे नंबर पर जो है वो हमारी केंद्र सरकार से सहायता यहाँ पर अनुदान के रूप में हमें मिलती है, ठीक है। आपको पता होगा कि जो उत्तराखंड है वो एक विशेष राज्य का जो दर्जा है वो इसको मिला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से जो सरकार को जो अनुदान मिलता है या जो कर्ज मिलता है उस पर जो है वो 90% जो है वो सरकार देती है, यानी केंद्र सरकार देती है, जो 10% है वो उसकी जिम्मेदारी केवल किसकी है, राज्य सरकार की है। तो ये एक मेन डिफरेंस है विशेष दर्जे वाले राज्यों के लिए, ठीक है। तो केंद्र सरकार जो अनुदान हमें मिलता है तो वो 22.30 जो है वो % है, ठीक है। बाकी देख सकते हैं आप जो है वो लोक लेखा शुद्ध है तो 0.24 है, इतना महत्वपूर्ण नहीं है। ऋणों और अग्रिम वसूली जो है वो 0.33% है, तो ये इतना महत्वपूर्ण यहाँ पर नहीं है। अब बात करते हैं जो सरकार के जो खर्चे होते हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर है कि सरकार के सबसे अधिक जो खर्चा है वो कहाँ पर होता है। ये आंकड़ा पिछले साल के तरह बिल्कुल सेम है कि पिछले साल भी हमने जो है वो वेतन, भत्ते, मजदूरी और अधिष्ठान व्यय के लिए 23.38 जो है वो % जो रुपया है अपने बजट का वो यहाँ पर खर्च किया था, ठीक है। सबसे अधिक जो हम खर्च करते हैं वो वेतन, भत्ते, मजदूरी में हम सबसे अधिक यहाँ पर खर्च करते हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ हमारे पास यहाँ पर अन्य व्यय है, और उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ पेंशन और अनुतोषित जो है वो रखे गए हैं, जो उनकी संख्या है वो यहाँ पर 12.13% के आसपास यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। आप ये डाटा जो है वो नोट डाउन भी कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न बनने की जो है वो संभावनाएं हमें दिखाई पड़ती हैं। ब्याज और लाभांश जो मिलता है वो 8.56 का है, और वृहद निर्माण और लघु निर्माण का कार्य जो है वो 10.94 का हमें देखने को मिलता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर ये हो जाती है। यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि सबसे अधिक जो खर्चा है बजट के अंदर वो कहाँ पर देखने को मिलता है,
तो वेतन भत्ते मजदूरी, तो ये सबसे अधिक खर्चा जो है यहाँ पर सरकार जो है वो करती है। और सहायक अनुदान, अंशदान और राज्य सहायता यानी सब्सिडी जिसको बोलते हैं, उसमें जो है 6.31 का जो है वो अनुदान यहाँ पर किया जाता है सरकार के द्वारा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर ये चीज़ हो जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर डाटा है, प्रमुख बिंदु जो यहाँ पर रखे गए हैं। देखो हम बात करेंगे जो यहाँ पर FRBM अधिनियम है, ठीक है, तो राजस्व आधिक्य का यहाँ पर रखा गया है। हाँ बिल्कुल सही है, ये आंकड़ा जो है हमने वो टिक किया है। राजकोषीय घाटा जो 3% की सीमा के अंदर होना चाहिए, ये भी हमने यहाँ पर किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है FRBM अधिनियम, ठीक है। इसको जो है वो 2003 में जो है एक्ट बनाने का प्रयास किया गया था सरकार के द्वारा। ये संबंधित था हमारे पास यहाँ पर कि हम जो है वित्तीय अधिनियम का जो है यहाँ पर पालन करें, ठीक है। यानी जो हमारा राजकोषीय घाटा है उसको 3% के अंडर में ही रखने की बात यहाँ पर की गई थी, और 3% के यहाँ पर अंडर में है, तो बिल्कुल सही है, हाँ इसका शब्द है। नेक्स्ट बात करेंगे, लोक ऋण GDP के 32.5 की सीमा रखी गई है। हाँ बिल्कुल रखी गई है, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो ज्ञान हमारा वर्ड है उसके कौन कौन से बिंदु यहाँ पर है, ठीक है। ज्ञान जो वर्ड है वो संबंधित है हमारे गरीब कल्याण से। वाई का जो अर्थ है वो संबंधित है हमारे पास यहाँ पर युवा से। ए का जो अर्थ है वो संबंधित है हमारे अन्नदाता से, यानी हमारे किसी से, हमारे किसान से संबंधित यहाँ पर इसको रखा गया है। तो जो अन्नदाता है वो संबंधित है हमारे पास यहाँ पर किससे, किसान से संबंधित यहाँ पर अन्नदाता है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ थी जो, और एन का जो अर्थ है वो संबंधित है हमारे पास यहाँ पर नारी से। तो ये जो है वो वर्ड हो सकता है कि ज्ञान जो है वो इनमें से कौन सा यहाँ पर वो नहीं होगा, ठीक है, महत्वपूर्ण चीज़ थी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर है कि दो बजट में बात की गई है, इकोलॉजी के साथ इकोनॉमी को जोड़ने की बात की गई है, यानी इकोलॉजी के साथ इकोनॉमी को जोड़ के हमको जो है वो चलना है, अपने पर्यावरण को भी बचा के रखना है। सतत विकास की जो है वो अवधारणा यहाँ पर रखी गई है। बात करेंगे सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना है, पर्यावरणोन्मुखी नीतियों का निर्धारण करना है, और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर स्वच्छ पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर यहाँ पर बल दिया गया है। ऐसी बात करते हैं स्थिति स्थापत्य पर्यावरण की सुनिश्चितीकरण यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान इसके लिए यहाँ पर किए गए हैं, ठीक है, और ये प्रावधान से प्रश्न बनने की संभावना यहाँ पर हो जाती है। कैंपा योजना के लिए 395 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। जलवायु परिवर्तन समन हेतु 60 करोड़ रुपए जो है वो आवंटित किए गए हैं। स्प्रिंग एंड रिवर रेजोल्यूशन प्राधिकरण सारा के अंतर्गत जो है वो 125 करोड़ रुपए वो है यहाँ पर बनाए गए हैं पर्यावरण के लिए। सार्वजनिक वनों के सृजन हेतु 10 करोड़ रुपए यहाँ पर रखे गए हैं। ई बस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बात करते हैं तो 27.5 करोड़ रुपए जो है यहाँ पर वो रखे गए हैं। तो अगर ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आप लोगों के लिए यहाँ पर वो है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर प्रमुख विभागों को दिए गए आंकड़े आवंटन, ठीक है। तो बात करते हैं पेंशन को सबसे अधिक यहाँ पर जो है वो हिस्सा मिला है, उसके बाद ब्याज है, फिर पुलिस और जेल है, और राजस्व और सामान्य प्रशासन के लिए यहाँ पर इतना पैसा जो है वो खर्च किया गया। देखो आंकड़ा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपको ये क्रम याद करना है। सबसे अधिक पेंशन है, उसके बाद आपका ब्याज है, फिर आपकी जो है वो पुलिस और जेल है, राजस्व और सामान्य प्रशासन यहाँ पर महत्वपूर्ण है। ये जो है आपको क्रम याद करना है कि सबसे अधिक दिया है यहाँ पर पेंशन को, उसके बाद दिया है यहाँ पर ब्याज को, उसके बाद दिया गया है यहाँ पर आपका पुलिस और जेल के लिए, ठीक है, पुलिस और जेल के लिए यहाँ पर वो दिया गया है। आर्थिक सेवाओं की बात करते हैं तो ग्राम्य विकास, कृषि और उद्यान, सिंचाई और बाढ़, तो ये पूरी सेवाएं आपको यहाँ पर दी गई हैं। सामाजिक सेवाओं की बात करते हैं तो शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति के लिए यहाँ पर खर्च किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो हमने यहाँ पर डिस्कस करी, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए यहाँ पर ये है कि प्रति व्यक्ति आय की बात करते हैं, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय तो उत्तराखंड में 2024-25 के लिए रखी गई थी
सॉरी 2,74,064 जो है वो उत्तराखंड में प्रति व्यक्ति आए हैं। और वहीं हम बात करते हैं राष्ट्रीय स्तर पर, तो ये थी 2,01,62। ठीक है, यहाँ पर जो वृद्धि की गई है पिछले साल की अपेक्षा, तो वो 11.33 की वृद्धि यहाँ पर की गई है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो राष्ट्रीय क्षेत्र में रही है तो वो 8.7 की वृद्धि यहाँ पर रही है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आप लोगों के लिए यहाँ पर वो है। ठीक है, बात करते हैं फिर राज्य की अर्थव्यवस्था जाने से पहले 2-3 चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर वो नोट डाउन करनी है। वो अगर मैं बात करता हूँ, जो हमारे पास यहाँ पर जमरानी बांध है, ठीक है, ये चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है। जमरानी बांध और सोंग, इन बांधों का स्पेशली चर्चा जो है वो किया गया है पूरे बजट में, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण जाती है। और लखवाड़, ठीक है, लखवाड़ परियोजना। ठीक है, अब इनसे जो संबंधित प्रश्न है वो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, जमरानी बांध कहाँ है, सोंग और लखवाड़ परियोजना कहाँ पर है, इनके लिए स्पेशली जो है वो बजट में धन जो है वो आवंटित किया गया है। ऐसे अगर मैं बात करता हूँ तो हमारे जो क्षेत्र हैं यहाँ पर, जो हमारे 4 सेक्टर थे जिसमें हमने देखा था कि गरीब, किसान, नारी, ठीक है, तो उनमें अगर हम बात करते हैं, ऐसे अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि सामाजिक सुरक्षा के लिए, ठीक है, सामाजिक सुरक्षा के लिए बात कर लेते हैं। सामाजिक सुरक्षा के लिए जो पैसा खर्च किया गया है वो किया गया है 1,811.66 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किया गया है सामाजिक सुरक्षा के लिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, तो ये हमने यहाँ पर डिस्कस करा। अब हम बात करेंगे कि राज्य की अर्थव्यवस्था के, अगर हम देखते हैं कि 3 सेक्टर हमें दिखाई पड़ते हैं, किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था के 3 सेक्टर देखने को मिलते हैं। एक तो हो गया हमारे पास यहाँ पर प्राथमिक सेक्टर, दूसरा हो गया हमारे पास यहाँ पर सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा जो हो गया हमारे पास वो हो गया यहाँ पर टर्सरी सेक्टर। ठीक है, प्राथमिक सेक्टर की बात करते हैं तो ये संबंधित है हमारा यहाँ पर कृषि से, एग्रीकल्चर फील्ड से संबंधित है। ये संबंधित है हमारे पास यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग संबंधित है, और ये संबंधित है हमारे पास यहाँ पर सर्विसेज संबंधित है। तो एग्रीकल्चर जितना भी क्षेत्र होगा वो संबंधित होगा हमारे प्राइमरी सेक्टर से। ठीक है, ये कहीं ना कहीं हमें प्रदर्शित करते हैं कि जो हमारी सरकार है, जो हमारा राज्य है, हमारा स्टेट है, वो किस तरीके से जो है वो यहाँ पर गति कर रहा है, यहाँ पर किस तरीके से चल रहा है, और आगे आने वाले समय में क्या संभावना यहाँ पर उसकी बनती है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कि जो हमारे पास यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर है, यहाँ पे जो हमारे पास यहाँ पर जो प्राइमरी सेक्टर है, जो उसका जो परसेंटेज रखा गया है वो 9.8% यहाँ पर है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जो यहाँ पर कृषि गतिविधियाँ हैं वे काफ़ी कम हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये प्रदर्शित करता है कि जो उत्तराखंड राज्य है वो विकासशील से विकसित की तरफ जो है यहाँ पर वो बढ़ रहा है। और जो यहाँ पर हमारे पास टर्सरी सेक्टर है, जो सर्विस सेक्टर है, जहाँ पर बैंकिंग, बीमा, आपके जो संबंधित हो जाते हैं, आपके स्कूलिंग टीचर, जो जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारे यहाँ पर तृतीय सेक्टर से हमें देखने को मिलती है। ये परसेंटेज अगर सबसे अधिक देखने को मिलता है हमारे जीडीपी में, तो ये जो है बताता है कि जो कोई भी देश या कोई भी राज्य है वो विकसित राज्य की तरफ यहाँ पर बढ़ता हुए हमें दिखाई पड़ता है। ठीक है, तीसरे सेक्टर के बारे में बात करेंगे तो द्वितीय सेक्टर है हमारे पास वो 43.5% यहाँ पर है, और जो तीसरा सेक्टर है हमारे पास वो 46.7% है। तो ये जो है हमारे पास ये बताता है कि विकसित राज्य की तरफ हम जो है बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये आंकड़ा आपको याद करना है। सबसे अधिक जो है वो टर्सरी सेक्टर का है, फिर उसके बाद हमारे पास सेकेंडरी सेक्टर है, और उसके बाद जो है फिर वो हमारे पास यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर है। तो ये क्रम भी जो है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर है। तो ये पूरा बजट का हमने यहाँ पर सेशन देखा, इसके एमसीक्यू भी हम आपके सामने लेकर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।